हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम इस वक्त टेंसेस को इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस को स्टडी कर रहे हैं और आज उसी टेंस को हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज का जो हमारा पार्ट है टेंस का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टेंस का, जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्योंकि कल हमने स्टडी किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और हमने कल प्रैक्टिस भी किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हैं तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये हमने पिछली वीडियोस में देखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पार्ट है टेंस का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्योंकि ये वो पार्ट होता है टेंस का जिसमें दो क्लास आती है, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट के द्वारा दो काम का वर्णन होता है और दोनों काम भूतकाल या पास्ट में ही समाप्त हो चुके होते हैं। लेकिन ये जो दोनों काम होते हैं, सब जो अलग अलग दो सब्जेक्ट दोनों कार्य करते हैं, वो उन दोनों कार्यों का समापन एक साथ नहीं होता है बल्कि कुछ आगे पीछे होता है। तो ऐसी स्थिति में जब दो कार्य पाए जाते हैं तो हमारा सेंटेंस जो बनता है वो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी आज हम पहली बार इस तरह का ट्रांसलेशन देखेंगे जिसमें एक ही वाक्य के अंदर दो फाइनाइट वर्ब हमें मिलेगी। और अब तक जो हम ट्रांसलेशन क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक या प्रेजेंट परफेक्ट तक जो हमने देखा है, उस सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब आती थी। लेकिन आज हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन भी देखेंगे जिनमें दो फाइनाइट वर्ब मिलेगी। और जब दो फाइनाइट वर्ब होगी तो ऐसी कंडीशंस में वो हमारा सेंटेंस जो होता है वो सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, अब तक हमने जो स्टडी किया है वो सिंपल सेंटेंस को स्टडी किया है। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्टडी करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होगा। इसलिए आपकी ये लायबिलिटी बनती है कि वीडियो को आखिर तक, अगर आप इस पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं इस तरह के वाक्यों का, तो आपको आखिर तक इस वीडियो में बने रहना होगा, देखना होगा और प्रॉपर वे में देखना होगा ताकि आपको ये अंडरस्टूड हो जाए। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है, ठीक उसी तरह से पास्ट परफेक्ट की भी पहचान होती है। फर्क यह है कि वहां है आपको मिलता था, यहाँ आपको था मिलेगा, बस इतना ही पहचान। यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, इस तरह के शब्द अगर आते हैं क्रिया के साथ तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। दूसरा यह है, हम इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो सभी सब्जेक्ट के साथ हम जिसका यूज करते हैं वो है हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ। इसके रूल्स यही है कि सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जब परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यह हमारा अगर उसमें निगेटिव है तो हैड के साथ हम नॉट जोड़ेंगे। इंट्रोगेटिव है तो हैड हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले और उसके बाद में सब्जेक्ट आती है। और ये रूल्स आपको पिछली वीडियोस में काफी डिस्कस किया गया है, बहुत बार बताया गया है और ये उम्मीद है कि यहाँ तक के नियम आपको पहले ऑलरेडी ही आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अभी पिछली वीडियोस में देखा है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसकी, कि जब हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा वो वाक्य जिसमें दो कार्य का वर्णन हो तो उसको हम क्या करते हैं। ऐसी कंडीशंस में पहले या पूर्व नामक शब्द हिंदी वाक्य में आपको मिलेगा या आफ्टर या पश्चात नामक शब्द आपके हिंदी वाक्य में मिलेगा। ठीक है, कभी कभी आपको जब और की भी मिल सकता है, कापरछुटी मंत्र जिसे कहते हैं, या जब भी मिल सकता है, इस तरह के मतलब वाक्यों में वो भी हो सकता है। लेकिन आज हम आपको जो यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड में मेंशन किए हैं वो ये मेंशन किए हैं कि पहले नामक शब्द आने पर, यानी आपको हिंदी के वाक्य में अगर पहले नामक शब्द आ गया है, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, पहले समाप्त होने वाला कार प्रिंसिपल क्लास और बाद में समाप्त होने वाला कार आपका सबऑर्डिनेट क्लास बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बाद नामक शब्द उसमें आया है तो जो काम बाद में समाप्त हुआ है, ठीक है, उसको हम प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे और जो पहले समाप्त हुआ है वही हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास बन जाएगा। ठीक है, इसका नियम देखिए,
सबसे पहले अगर ये पहले नामक शब्द की है, अगर हिंदी वाक्य में आपको पहले नामक शब्द मिला है, जैसे यहाँ पे आपका ये है एग्जाम्पल है, तुम्हारे आने से पहले, आगे ना पहले नामक शब्द आपको मिला इस हिंदी वाक्य में, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, ये आपको, ये सामने आपका नियम है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इतना करने के बाद हम बिफोर लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट लाएंगे। एक बात तो समझ में आ गई कि पहले या बाद नामक शब्द के आ जाने पर जब दो कार्य का वर्णन होगा तो इसमें से एक क्लास हमारी जो होगी वो पास्ट परफेक्ट में बनेगी और दूसरी क्लास किसमें बनती है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी दो तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब बात यह है कि किसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएं और किसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाएं, इसको समझ लेते हैं। अगर पहले नामक शब्द इसमें, जैसे इसमें है पहले नामक शब्द आया है, तो जो काम पहले समाप्त हो गया है, जो काम पहले समाप्त हो गया है उस पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे, यानी प्रिंसिपल क्लास बना लेंगे। और जो काम बाद में समाप्त हुआ है, बिफोर लिखने के बाद, उस पार्ट को, उस हिस्से को हम पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और यदि बाद नामक शब्द आ गया है, यानी हिंदी वाक्य में पहले नहीं मिला है, यहां पे क्या मिला है आपको, बाद नामक शब्द मिला है, तो क्या करोगे आप, जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसको आप प्रिंसिपल क्लास बनाओगे और उसको पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट करोगे, पास्ट इंडिफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में ट्रांसलेट करोगे। फिर उसके बाद आप आफ्टर यूज करोगे कंजक्शन के रूप में। फिर उसके बाद जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर लोगे। बस इतना ही आपको समझना था। यहाँ पे क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ? अब देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, पहले नामक शब्द आने पर पास्ट परफेक्ट। हिंदी वाक्य में अगर पहले नामक शब्द आ गया है तो जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बना लो और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसको पास्ट इंडिफिनिट में बना लो। ये भी हमने मेंशन किया। बाद नामक शब्द आने पर आप क्या करोगे, जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसको पास्ट इंडिफिनिट में सबसे पहले ट्रांसलेट करो। और इसका देखिए हमने यहाँ पे एरो आपको लगा दिया गया है कि ये इसका नियम है, ये वाला, ये इसका नियम है और ये वाला इसका नियम है, रूल है। ठीक है, तो बाद नामक शब्द आने पर पास्ट इंडिफिनिट को सबसे पहले और आफ्टर लिखने के बाद हम फिर पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात इतना? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, व्हेन मिलेगा, कभी कभी की भी मिल सकता है, तो उसको भी अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ जो है प्रूव करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि ये हमारी पहचान है और ये हमारे जब नियम है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिखा है, चूंकि व्हाइट बोर्ड हमारा छोटा है, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं आएंगे अभी। इसके बाद इसको प्रूव करने के बाद इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बाद नामक भी शब्द होगा, जहाँ पे तक नामक भी शब्द आएगा, जहाँ पे जब नामक शब्द आए उसको भी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से उसको भी प्रूव कर लेते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो 2 एग्जाम्पल हैं वो आपको पहले की तरह के एग्जाम्पल है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आई हुई है, यानी यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्क हो रहा है। यहाँ लिखा मेरे भाई ने, किसके बारे में बात हो रही भाई, मेरे भाई ने मुझे क्या भेजा, एक घड़ी भेजी थी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात होगी। तो मेरे भाई के अंग्रेजी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माई ब्रदर। माई ब्रदर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब की हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो हैड है उसको लिखते हैं। तो माई ब्रदर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद आएगी। तो भेजना की अंग्रेजी होती है सेंड होता है और उसकी थर्ड फॉर्म होती है सेंड। माई ब्रदर हैड सेंड, क्या भेजा था भैया, ए वॉच, है ना, अ वॉच। किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी। माई ब्रदर हैड सेंड ए वॉच ये हो गया, टू मी। माई ब्रदर हैड सेंट ए वॉच टू मी। अब इसी को अगर आपको क्या करना है, निगेटिव बनाना है, तो कोई बहुत इजी है, यहां पे आपको नॉट लिख देना है, बस ये हो गया आपका पार्ट।
मेरे भाई ने मुझे एक घड़ी नहीं भेजी थी। माई ब्रदर हैड नॉट सेंट ए वॉच टू मी, अब नहीं भेजी थी हो गया। क्या मेरे भाई ने मुझे एक घड़ी भेजी थी? अगर आप यहाँ पे क्या करते हो तो क्या करना पड़ेगा, ये हैड जो आपका है ये पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद माई ब्रदर को लिखोगे, फिर उसके बाद आप सेंट लिख दो और ए वॉच और टू मी। अब ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पहले की तरह ही ट्रांसलेट करते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को हमने ट्रांसलेट किया है उसी तरह से हमको पास्ट परफेक्ट को भी ट्रांसलेट करना है। लेकिन फर्क ये है, इसमें फर्क ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ क्या करनी है, चेंज करनी है, और बाकी सारे रूल्स वही हैं। किसान खेत जोत चुका था, किसान हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसको हम लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर हैड। उसके बाद जोतना की अंग्रेजी क्या होती है, खेत को जोतना, उसको हम प्लाउ बोलते हैं। तो उसकी थर्ड फॉर्म प्लाउड हो जाएगा, PLOUGH ED प्लाउड। क्या खेत को हम कहते हैं, फील्ड, द फील्ड, ये हो गया। अब अगर आप कहते हो किसान खेत नहीं जोत चुका था, यहां नहीं कह देते हो तो नॉट को यहीं पे हम ऐड कर देंगे, हैड नॉट हो जाएगा। क्या किसान खेत जोत चुका था, अब यहां पे हैड पहले ले आ गया, और द फार्मर और हैड को यहां मिस करना पड़ेगा, ला प्लाउड द फील्ड, और ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। क्लियर हुई बात कि नहीं? अब देखिए इसके बाद ये तो हमारा पहले की तरह जैसे हम ट्रांसलेट करते आए हैं, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब मिल रही है, उसको तो हमने ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन अब हमको देखना क्या है कि जब हमारे ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको मिलते हैं जिनमें दो वर्ब पाए जाते हैं, दो कार्य होता है, यानी दो सब्जेक्ट होंगे और दो कार्य होंगे, एक ही सब्जेक्ट दोनों कार्य नहीं करता है। यहां पे देखते हैं, एक तो तुम्हारा आना, और पहले ये बीच में आपका कंजक्शन, उसके बाद मैं। देखिए दो लोग हैं कि नहीं, एक तो तुम और एक तो मैं, ठीक है। दोनों ने काम किया, तुम्हारे आना, इसका आना और मेरा पहुंचना, दो हुआ है ना। ये आया है और मैं क्या हूं, पहुंचा हूं। अब हम ये देखते हैं कि कौन काम पहले हुआ है। तुम्हारे आने से पहले, यानी तुम अभी आए नहीं थे कि मैं स्कूल पहुंच चुका था, यानी कौन काम पहले हुआ था, ये वाला काम, मैं स्कूल पहुंच चुका था, ये वाला पार्ट पहले हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अपनी प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसको, जब पहले नामक शब्द आ जाता है तो जो काम पहले हुआ है उसको हम अपनी प्रिंसिपल क्लास बनाते हैं, और तब प्रिंसिपल क्लास को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और जो काम बाद में हुआ है, यानी ये काम आना, तुम्हारे आना, यानी उसका आना क्या हुआ है, बाद में हुआ, तो जिसको हम बाद में लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं, मैं स्कूल पहुंच चुका था। क्या करेंगे, मैं स्कूल पहुंच चुका था, क्योंकि वही काम पहले हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई हैड रीच्ड द स्कूल, आई हैड रीच्ड द स्कूल, ठीक। ये काम, इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया, आई हैव रीच्ड द स्कूल। अब ये पार्ट जैसे ही हम ट्रांसलेट कर लेंगे, तुरंत ये जो पहले और बाद नामक शब्द रहता है उसको हम उसकी अंग्रेजी लाएंगे। तो पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, हमने लिख दिया क्या, बिफोर। आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तुम्हारे की अंग्रेजी यू, बिफोर यू। अब वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, बिफोर यू, आना, बिफोर यू। क्योंकि यहां पे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट मौजूद नहीं है, इसलिए हम केम पर ही क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको इसी के निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो पहली प्रिंसिपल क्लास है, यानी प्रिंसिपल क्लास में ही हम तरमीम या बदलाव करेंगे। ये जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है यू केम, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदलाव किसमें होगा, इसी पार्ट में होगा, ठीक है, प्रिंसिपल क्लास में होगा। तो तुम्हारे आने से पहले मैं स्कूल नहीं पहुंच चुका था, अगर है तो हम लिखेंगे आई हैड नॉट अब रीच्ड द स्कूल बिफोर यू केम, बस हो गया। अब ये हमारा निगेटिव हो गया।
क्या तुम्हारे आने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, इस तरह से अगर है क्या तुम्हारे आने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, इंट्रोगेटिव हम कर रहे हैं। तो जब इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव भी इसी पार्ट की बनेगी, इस पार्ट की इंट्रोगेटिव नहीं बनेगी। प्रिंसिपल क्लॉज में ही छेड़छाड़ हम करेंगे, जो कुछ भी हमें बदलाव या चेंजिंग करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है, वो प्रिंसिपल क्लॉज में करना, सबऑर्डिनेट में नहीं करना है। तो ये हो जाएगा हैड। अगर यहाँ पे क्या नामक शब्द आ चुका है, ये इस तरह से हो गया क्या तुम्हारे आने से पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा। तो हैड आई रीच्ड अब द स्कूल, ये पूरा आपका हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हम इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं। अभी इस तरह के ट्रांसलेशन को और हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से मुकम्मल समझ में आ जाए, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, बात हमारी नहीं बनेगी। आप अभी कंफ्यूज होंगे कि अगर बाद नामक शब्द आए तो हम क्या करें, या जब नामक शब्द आए तो फिर क्या करें, तो उसको भी हम एक एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए हम उसको देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम उसी पे आधारित कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारा जो एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसमें पश्चात नामक शब्द आ चुका है, यानी बाद नामक शब्द आ चुका है। यहाँ हम देखते हैं पहले नामक शब्द है, और यहाँ पे जब नामक शब्द आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक बार फिर पहले नामक शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे तक नामक शब्द है। तो देखिए, इस तरह के जब हमारे पास सेंटेंसेस मौजूद होते हैं तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। अब की बार हमारे पास जो है पश्चात नामक शब्द है, यानी बाद नामक, पश्चात कहो या बाद कहो, बात एक ही है। ठीक, यहाँ पे दो काम, एक तो सूरज का छिपना है और दूसरे घर पहुंचना है। किसका घर पहुंचना, हम घर पहुंचे थे। ठीक है, और सूरज छिपने के बाद, यानी पहले सूरज छिप चुका है, पहले सूरज डूब गया है, फिर उसके बाद हम लोग घर पहुंचे हैं। ठीक है, तो जब पश्चात नामक शब्द आ चुका है तो जो काम बाद में हुआ है उसको पहले ट्रांसलेट करो। पश्चात नामक शब्द के आने पर क्या करते हैं, जो काम बाद में हुआ है उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हम घर पहुंचे थे, तो सबसे पहले हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, वी रीच्ड होम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पश्चात नामक शब्द के आने पर जो काम बाद में हुआ है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं और पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं, और ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है। पश्चात, देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले और बाद नामक शब्द के आने पर जो काम बाद में हुआ है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे, और पहले नामक शब्द आने पर जो काम पहले हुआ है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हुई है, वी रीच्ड होम, और इसको हम किस में बनाए हैं, पास्ट इंडिफिनिट में बनाए हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारी कौन यहाँ पे है, जो काम बाद में हुआ है, यानी पास्ट इंडिफिनिट वाली, बाद नामक शब्द आने पर पास्ट इंडिफिनिट वाली क्लॉज प्रिंसिपल बनती है, और ये वाली क्या होगी, हमारी सबऑर्डिनेट होगी। तो पश्चात की अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टर हम लिखेंगे इसको। द सन, अब यहां पे आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड सेट, ये हो गया हमारा। अंडरस्टूड हुआ? अगर हम इसी को कहना चाहें कि इसकी निगेटिव बनाओ, हम सूर्य छिपने के पश्चात घर नहीं पहुंचे थे, तो हम क्या कर देंगे इसको, देखिए, वी डिड नॉट रीच होम आफ्टर द सन हैड सेट। यहां पे देखिए डिड नॉट का यूज हुआ, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव अगर है तो डिड नॉट का यूज किया जाता है, और फिर उसकी बाद जो यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म में थी वो फर्स्ट फॉर्म में आ गई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो कहने का मतलब यह जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसी की ही हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या हम सूर्य छिपने के पश्चात घर पहुंचे थे, तो हम क्या कर देंगे, डिड वी रीच, इतना ही बदला, और बाकी सब जैसे है वैसे ही हम क्या करेंगे, उसको उतार देंगे। क्लियर हो कि नहीं हो? क्या हम सूर्य छिपने के पश्चात घर पहुंचे थे, अगर इस तरह से है तो ये हमारा क्या हो गया है, इसका इंट्रोगेटिव हो गया। समझ में आ रहा है? अगला एग्जांपल हम देखते हैं, हमारा पहले नामक शब्द आ गया, यहां पश्चात और यहां पहले।
जब पहले नामक शब्द आ गया है तो जो काम पहले हुआ है वो हमारी प्रिंसिपल क्लास बनेगी, और जब बाद नामक शब्द आता है तो जो काम बाद में हुआ है वो हमारी प्रिंसिपल क्लास बनती है। जैसे यहाँ पे बाद नामक शब्द था तो जो काम बाद में हुआ था उसको हमने पहले ट्रांसलेट किया, प्रिंसिपल क्लास बनाया है और पास्ट इंडिफिनिट में बनाया। लेकिन यहाँ पे जो काम पहले हुआ है ये हमारी प्रिंसिपल क्लास बनेगी, लेकिन इसको पास्ट इंडिफिनिट में नहीं, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। हमारी स्टेशन पहुंचने से पहले, हम स्टेशन अभी नहीं पहुंचे, उसके पहले ही गाड़ी चली गई थी, यानी कौन काम पहले हुआ, गाड़ी का चला जाना पहले हुआ है, इसलिए इस पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, चली गई थी या जा चुकी थी, कुछ भी आप ले लो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। पहले की अंग्रेजी में लाएंगे बिफोर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे स्टेशन पहुंचने, इसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर लेंगे, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ये होता है हमारा ट्रांसलेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। अगर इसकी नेगेटिव बनानी है तो क्या करेंगे हम, हमारी स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं चली गई थी या गाड़ी नहीं गई थी, तो हम क्या करेंगे, यहीं हैड के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉट लिख देंगे और बाकी किसी भी पार्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर हुआ? यानी प्रिंसिपल क्लास को ही हम चेंज करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और सबऑर्डिनेट क्लास में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी? अगर इस तरह से है तो हम इसको क्या कर देंगे, पहले हैड ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट द ट्रेन लाएंगे, हैड द ट्रेन, हैड द ट्रेन। अब फिर लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करें। अगला थोड़ा है, जब हम स्कूल पहुंचे, जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। स्कूल आप जाते हो, जब स्कूल पहुंचे तो उससे पहले काम हो चुका था, कौन काम, घंटी बजना, यानी हम स्कूल अभी नहीं पहुंचे कि उससे पहले घंटी बज चुकी थी। देखिए यहाँ पे एक बात गौर करना है कि पश्चात और पहले जैसा हमें काम नहीं करना है। यहाँ पे जब नामक शब्द के आने पर क्या करते हैं, जो काम बाद में हुआ है, ठीक है, उसी को पहले ट्रांसलेट कर लो, समझ गए ना। जब हम स्कूल पहुंचे, जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी, तो यानी हम इसे क्या करते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लास हमारी है ना। जब हम स्कूल पहुंचे, जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी, तो इसी को हम पहले क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। व्हेन हम लिखेंगे सबसे पहले, व्हेन वी रीच्ड स्कूल। तो की अंग्रेजी नहीं लाते हैं, तो की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह पे क्या लिखा जाता है, कॉमा लिखा जाता है। When we reached school, the bell had rung. Ring, rang, rung, है ना, थर्ड फॉर्म। जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। उसके अलावा अगला एग्जांपल है, हम ये समझ, थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा, तो अगर आपको अंग्रेजी सीखना है इस तरह के ट्रांसलेशन को, तो थोड़ा सा वक्त आपको देना ही होगा, वीडियो को आखिर तक देखना होगा। हम ये समाचार पहले ही सुन चुके थे, पहले ही सुन चुके थे, हम ये समाचार पहले ही सुन चुके थे। अब यहाँ पे जो कहने का अंदाज है समाचार के बारे में, तो उसमें थोड़ा सा जोर दिया गया, यानी जो समाचार तुम अब हमको बता रहे हो इसको तो हमने पहले ही सुन लिया, तो थोड़ा सा क्या हो गया, इसमें इम्फेसाइजिंग हो गया। तो पहले ही की अंग्रेजी क्या होगी, ऑलरेडी होगी। तो लिखेंगे हम इसको, वी हैड ऑलरेडी, वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। हम ये समाचार पहले ही नहीं सुन चुके थे, तो नॉट का यूज उसी तरह से जैसे पहले होता है। अगला देखिए हमारा है, उसे कल तक अपने पिता का कोई पत्र नहीं मिला था। नहीं मिला था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। कल तक, कल तक यानी जो कल जा चुका है तब तक उसे मतलब कोई पत्र नहीं मिला था।
तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, उसे भी अंग्रेजी हम लाएंगे ही नहीं मिला था, क्योंकि इसमें एक ही बात हो रही है, इसमें दो क्लासेस नहीं है, सिर्फ एक ही क्लास है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम हैड का यूज आंख बंद करके करेंगे। ही हैड नॉट, क्योंकि नहीं नामक शब्द है तो यहीं पे हम नॉट लिखेंगे। ही हैड नॉट रिसीव्ड, ही हैड नॉट रिसीव्ड, ही हैड नॉट रिसीव्ड, उसे नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था? कोई पत्र। ही हैड नॉट रिसीव्ड एनी लेटर, उसे कोई पत्र नहीं मिला था। किसका? अपने पिता का। He had not received any letter of his father till yesterday. इसका ट्रांसलेशन कैसे हुआ? He had not received any letter, कोई पत्र, of his father, अपने पिता का, till yesterday, कल तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल आते हैं तो हम उसको हिंदी से इंग्लिश में इसी तरह से ट्रांसलेट करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे जो एक नई चीज़ मिली है वो ये मिली है कि यहाँ पे आपको दो क्लासेस मिले हैं, एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। और इसी बात को आज आपको सीखना था, और बहुत सारी बातों को तो आप पहले ही सीख चुके थे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के तहत उनका ट्रांसलेशन आप कर चुके हैं। लेकिन पश्चात और बाद या पहले या पूर्व नामक शब्द के आने पर जब दो क्लासेस बनती है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जो हमारे लिए अंग्रेजी के पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए या अंग्रेजी सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस बात को सीखें कि ऐसी कंडीशंस में हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जब दो दो क्लास हमारे पास होती है तो किसको पहले ट्रांसलेट करें और किसे बाद में ट्रांसलेट करें, और किस क्लास को किस में रखें और किस क्लास को किस में रखें। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। आज हमने उसको भी स्टडी किया, उसको भी सीखा। तो उम्मीद है आप सबसे कि आज की ये वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस की आपको क्लियर हुई होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे, और आप इस वीडियो को अपने ही तक महदूद नहीं रखेंगे, अपने तक ही नहीं सीमित रखेंगे, बल्कि जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन को सीखना चाहते हैं, टेंसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएगा। बस इसी उम्मीद और आशा के साथ आज का ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है को हम स्टॉप करते हैं, यहीं पे रोकते हैं, और कल जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें भी दो क्लासेस आती हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो कल हम उसको सीखेंगे।